ओम्स लॉ। तो ओम के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, अभी लिखो मत, सिर्फ समझो। ओम के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहली बात तो ये आती है। ओम जी ने, साइंटिस्ट का नाम था, क्या नाम था, ओम। ओम जी को ये पता करना था कि मान लो ये है फैन, यहां ये है बल्ब, या फिर ये है फिटिंग, कोई भी चीज मतलब जो यूज करते हैं अपने घरों में, हम इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वैद्युत उपकरण जो होते हैं, इसमें प्रतिरोध का मान क्या है, प्रतिरोध का मान क्या है, इसमें प्रतिरोध का मान क्या है, इसमें क्या चेक की चीज से करते हैं हम, प्रतिरोध का मान पता किससे करते हैं हम, प्रतिरोध को पता करने के लिए मान के पास, हमारे पास ओम मीटर है, एक क्या है, ओम मीटर में प्रतिरोध कितना किसी चीज में ओम मीटर में लगाएंगे हमें पता चल जाएगा, यानी ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध का मापन करते हैं। अमीटर के द्वारा धारा का मापन करते हैं, विभवांतर सॉरी विभव मीटर के द्वारा विभवांतर या विभव का मापन करते हैं, है कि नहीं है। वाट मीटर के द्वारा वाट यानी शक्ति का मापन करते हैं, है कि नहीं है। उसी तरह ये ओम मीटर है, लेकिन इससे जो है कम रेटिंग का जब रहेगा, कम रेटिंग यानी रेजिस्टेंस का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, वो मेजर करेंगे। लेकिन जब बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे हम, एक उपकरण और होता है, तुम लोगों ने शायद आज तक नाम नहीं सुना होगा, उस उपकरण का नाम है मेगर। क्या नाम है, मेगर। मेगर से 100 किलो ओम से ऊपर के रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मापते हैं। 100 किलो ओम यानी बहुत ज्यादा, यानी जैसे कहीं केबल बिछ रही है तुम्हारे गांव में, अंडरग्राउंड केबल बिछ रही है, या फिर ओवरहेड जो ऊपर से रहे तो उसको क्या कहते हैं, ओवरहेड, यानी सर के ऊपर है, और अंडरग्राउंड होती है। इन सभी का अगर टेस्टिंग करनी हो हमें तो मेगर के द्वारा करते हैं, यानी रेजिस्टेंस किसे चेक करेंगे हम, मेगर से। और छोटा रेजिस्टेंस पता करना हो तो ओम मीटर, ज्यादा पता करना हो तो मेगर। करंट पता करनी हो कम, कितनी करंट, कम करंट, तो अमीटर से यूज कर पता कर लेंगे। लेकिन बहुत कम करनी हो, कितनी, बहुत कम, सपोज करो मिली एम्पियर, तो एमीटर यहां पर फेलियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अमीटर की रेटिंग ही 1 एम्पियर 2 एम्पियर से शुरू होती है, तो ये अगर माइक्रो एम्पियर में करंट है कि बता पाएगा। जैसे जो तराजू होता है जिसमें आम किराने वाले यूज करते हैं तराजू, उसमें चीनी लेने जाओ कम से कम 1 ग्राम दिखाएगा, है कि नहीं है, वो भी बहुत एक्यूरेट नहीं दिखाएगा, कभी कभी डायरेक्ट 4 ग्राम 3 ग्राम दिखा देगा। या फिर वो इलेक्ट्रिक वाला तराजू बात कर रहे हैं जिसमें नंबर आता है, लेकिन जो तौलने वाला होता है, जो सब्जी भी तौलते हैं उठा के हाथ से, या फिर जो रखने वाला होता है, वो और दिक्कत उसमें है कि नहीं, 4-5 ग्राम तो हमेशा एरर रहेगा। अब उससे सोना कोई तौल पाएगा, नहीं तोल पाएगा ना, तो उसके लिए अलग तराजू आता है। उसी तरह यानी जब किसी की माप बहुत कम लेनी हो, धारा का मापन बहुत कम करना हो, तो वहां यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, अति अल्प मात्रा में धारा का मापन करना, अति अल्प मात्रा में धारा का मापन करना गैल्वेनोमीटर का काम है। और जो नॉर्मल रहेगी, जो नॉर्मल करंट रहेगी 5 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर, उसी अमीटर से। और जो बहुत ज्यादा धारा रहेगी, कितनी, बहुत ज्यादा, 1000 एम्पियर 2000 एम्पियर, वहां किससे मेजर करेंगे, वहां यूज करते हैं हम लोग सीटी, एक चीज होता है सीटी, सीटी फॉर करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर से धारा का मापन करेंगे। जब धारा का मापन कम हो करना हो, जब धारा का मापन कम करना हो तो वहां यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर, यानी मिली एम्पियर में। जब करना हो नॉर्मल रेटिंग का यूज, जैसे फैन में करना है यहाँ तो अमीटर का यूज करेंगे। और जब बहुत ज्यादा करना हो वहां करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी का यूज करते हैं। 3 चीज है। उसी तरह वोल्टेज में क्या है, वोल्टेज का मापन हम करते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। नॉर्मल वोल्टेज हो या बहुत ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो, बहुत ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो किससे करेंगे हम, पीटी से, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से। वही सीटी पीटी अलग, वही जो जिस तरह सीटी करंट का था उसी तरह पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का है कि नहीं है। करंट का यूज एक तरह से और करते हैं मापन हम क्लैंप मीटर से, किससे, क्लैंप मीटर से। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह रहेगा, समझो इस तरह, जिस तरह चाबी देखो एक हम लगाते थे यहाँ पर, चाबी बजा लेते थे ना हम, उस तरह होता है वो। इस तरह इसमें करेंगे आगे होगा, आ जाओ, इस तरह हम करेंगे आगे आ जाएगा। फिर मान लो ये वायर इसमें करंट फ्लो हो रही है, अब इसमें ऐसे लगा के छोड़ देंगे बंद हो जाएगा। और फिर यहाँ पर डिजिटल वाला मीटर रहेगा, उसमें दिखा देगा कितनी एम्पियर करंट है। उस तरह क्लैंप मीटर होता है, समझ में आया। समझ लो मोबाइल की तरह एक यंत्र होता है, उसमें ऊपर इस तरह बंद होने वाला खुलने वाला होता है, जिस तरह चाबी वाला देखा है, बताया हमने। उसको ऐसे फैलाएंगे, फिर तार के अंदर करके फिर ऐसे बंद कर देंगे। अब कितने करंट तार में है सीधे बता देगा हमें, समझ में आया। ये सभी इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन हम बात किस पे कर रहे हैं, ओम मीटर की। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि
जो रेजिस्टेंस पता कर रहे थे हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, वो सही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर देखो इस समय कम है कि नहीं है? यहाँ इस समय ठंड है, और ठंड की वजह से तुम लोग को पता होगा जितने मेटल होते हैं उसमें क्या होता है, वो सिकुड़ते हैं। उसमें क्या होता है, सिकुड़ते हैं, यानी वो अपना वॉल्यूम आयतन कम करने का प्रयास करते हैं, यानी पृष्ठ तनाव अधिक होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? वो कम होने का प्रयास करेंगे, छोटा होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बताओ क्या रेजिस्टेंस जो तुमने मेजर किया सही होगा? नहीं होगा। इसका कहीं ना कहीं इसमें टेम्परेचर का रोल आ जाएगा। और हम जानते हैं एक फार्मूला और होता है हमारे पास, जरूरत पूरा बंद कर लो। फार्मूला एक होता है आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। एक होता है आर इज इक्वल का रो एल अपान ए, है ना? होता है कि नहीं है? यहां पर ये जो तुम्हारा जो टी है, कहीं ना कहीं अगर बात करें इस ओवरऑल फार्मूले की, आर प्रोपोर्शनल टी के है कि नहीं है? दोनों ऊपर ऊपर है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस हाँ बढ़ेगा, समानुपाती बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटेगा। तो यानी टेम्परेचर सुबह कम है, रेजिस्टेंस कम रहेगा हमारा। अब दोपहर में ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो हम सही रेटिंग नहीं पा रहे थे, ओम जी को बहुत दिक्कत हो रही थी, जो एग्जैक्ट चाहिए होगा वैल्यू वो नहीं मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने एक नियम दिया, उसी को कहते हैं ओम का नियम। और उन्होंने क्या कहा, ये मान लो कोई चालक पदार्थ है, ये मान लो कोई कंडक्टर, ठीक है, कोई कंडक्टर है ना? अब इसका जो टेम्परेचर हो, यानी भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल कंडीशन सभी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब स्थिर हो, कुछ भी ना घटे ना बढ़े। और फिजिकल कंडीशन तुम्हें पता होगा क्या होता है, तापमान घटता बढ़ता है, तापमान का असर फिर तुम्हें आयतन पे पड़ेगा, है कि नहीं है? प्रेशर पे पड़ेगा, लंबाई पड़ेगा, यानी सभी क्या हो। यदि किसी चालक पदार्थ की, बहुत ही आसान परिभाषा है ओम के नियम की, यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, क्यों स्थिर, कांस्टेंट हो, है कि नहीं है, तो उस चालक के सिरों पर दिया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समझ में आ गया? ये ओम का नियम है, ये डिफिनेशन है। प्रवाहित विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है कि नहीं? अब पूरे ब्रह्मांड में जहां भी समानुपाती हटता है वहां क्या लगता है, बराबर। फिर जो चीज है वो लगता है, तो ये हटने के बाद एक नियतांक आता है, यहाँ नियतांक के रूप में रहेगा आर। तो ये हमें नहीं फार्मूला मिलता, वी बराबर आई आर, है कि नहीं है? जहां पर वी है विभव, आई है धारा, आर है रेजिस्टेंस। ये भी लिखना होगा तुम लोग को। किसी भी बोर्ड में अगर बात कर रहे हैं, नीट के भी पेपर बाद में है, अगर कभी भी लिखना है तो ये लिखने के बाद तुम लोग पास नंबर बढ़ाने का अच्छा मौका, सुनहरा गोल्डन चांस है। लिख दो वेयर वी इज इक्वल जो है, आई इज इक्वल जो है, आर इज इक्वल जो है। 3 लाइन बढ़ी कि नहीं बढ़ी, 4 लाइन? तुम्हारे पास मैटर हुआ कि नहीं हुआ? अब इन सभी का जान लो, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर मिल रहा है, ये तो इतना तो जानते ही। अब देखो ओम के नियम का डेरिवेशन हम देखते हैं। ई इज इक्वल एफ अपान क्यू, होता है कि नहीं? ये किसका फार्मूला है? हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, है ना? आपके सिलेबस में दूसरी या तीसरी टॉपिक यही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ई इज इक्वल क्या होता है? ई इज इक्वल एफ अपान क्यों? तो यहां से इस फार्मूले से अगर हमें निकालना हो जाए एफ, तो एफ इज इक्वल क्या होगा? ई क्यों, ई क्यों, यही तो होगा, यही तो होगा, ई क्यों होगा। और हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल हम जानते हैं क्या होता है, क्यू इज इक्वल होता है वी नो डेड, ये लिख देना, वी नो डेड, ये हिंदी में लिख देना। हम जानते हैं कि सारी पॉइंट याद रखना, कोई पॉइंट कम नहीं होनी चाहिए, सभी को एकदम बढ़िया इंप्लीमेंट करना। क्यू बराबर एन ई, अगर एन की वैल्यू 1 हो तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई, यानी एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम सपोज कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो क्यू बराबर ई होगा, यानी क्यू बराबर ई यहां रख सकते हैं हम। लेकिन ई बराबर एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला हमारे पास और होता है, वी इज इक्वल ई डी। क्या होता है? वी इज इक्वल ई डी, और डी फॉर यहाँ है डिस्टेंस, दूरी या फिर लंबाई। तो यहाँ बात कर रहे हैं प्रतिरोध चालक पदार्थ की, तो यहाँ ज्यादा लंबाई यूज करते हैं एल, तो यहाँ पर इसीलिए हम डी को एल से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? बात तो वही है। हम चाहे लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, गहराई की बात करें, मोटाई की बात करें, सभी का मात्रक मीटर ही होता है कि नहीं होता है? तो हम रिप्रेजेंट चेंज कर सकते हैं। वी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ई एल,
एक क्वेश्चन भी आता है और वो भी देख लो, आता वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होगा, यही होगा। देखो संबंध मतलब क्या हो गया, जिसमें वो दोनों चीजें यूज हो, मतलब बोल दे वोल्टेज और धारा में संबंध, तो ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें वोल्टेज और धारा है, तो वी बराबर आई आर। देखो यहाँ वी भी है, आई भी है कि नहीं है। विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वी बराबर ई एल। संबंध मतलब यही होता है कि नहीं है। चाहे जहां भी संबंध पूछ ले तो तुम्हें चाहे ऐसा फार्मूला लेके आओ कि लास्ट में उस फार्मूले में जिस चीज में संबंध पूछा, रिलेशन पूछा, वो दोनों चीज उसमें इंक्लूड होने चाहिए, होने ही चाहिए। अब देखो v बराबर ई एल है, लेकिन हमें यहां क्या निकालना है, ई की वैल्यू निकालना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, v अपान एल। अब इसमें ई की वैल्यू v अपान एल और क्यू की वैल्यू ई रखने पर इसको मान ले रहे हैं समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 मान लिया हमने। अगर तो यहां हम अगर लिख दें समीकरण 1 में ई बराबर वी अपान एल और क्यू बराबर ई रखने पर कोई दिक्कत। देखो एकदम आसान मेथड है कि नहीं, एकदम आसान मेथड। अब देखो हमने इसमें रख दिया एफ बराबर होता है हमारा, और एक चीज रख देते हैं, लगे हाथ सारा निपटा देते हैं, क्या कर ज्यादा मेहनत करें। और हम जानते हैं बराबर क्या होता है, एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए, और एफ बराबर एम ए भी यहीं से रख देते हैं, एफ बराबर एम ए भी। ठीक, क्यू बराबर ई और एफ बराबर एम ए, ई बराबर वी अपान एल, क्यू बराबर ई, एफ बराबर एम ए रखने पर देखो सभी चीजें एक साथ हो जाएगा, है ना, नहीं तो अलग अलग लाइन बढ़ानी पड़ती है। तो एफ की वैल्यू हो गई एम ए, बॉर्डर था बॉर्डर हो गया, ई की वैल्यू हो गई वी अपान एल, क्यू की वैल्यू हो गई ई। कितना हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब यहां से हमें निकालना है ए, तो जिसको निकालना वो वहीं रहता है और दूसरे तरफ भी वहीं रहेगा। ये ऊपर था, यहां आ जाएगा नीचे। इतना हमारे पास मिल चुका है। यहाँ पर अनुगमन वेग की परिभाषा से, क्योंकि उसने कहा था अनुगमन वेग की परिभाषा से सिद्ध कीजिए। अनुगमन वेग की परिभाषा से, ठीक। अनुगमन वेग की परिभाषा का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, वीडी इज इक्वल, वीडी इज इक्वल क्या होता है बताओ, याद है। हाँ, ए वीडी इज इक्वल होता है ए टाउ 1 प्लस, एक मिनट, होता है u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस डॉट डॉट करके ये बढ़ता रहेगा। ये 1 था, u1 प्लस u2 प्लस ये डॉट डॉट हो गया। अब उसी तरह ये भी, जब ये कहा हम जाएंगे अपने साथ, तो ये भी कहेगा हम भी जाएंगे अपने साथ, तो ये भी अपनी जाति के साथ भाग जाएगा। ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस डॉट डॉट आता रहेगा कि नहीं, नीचे n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट। इतना है समझ में, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो बचा क्या, सिर्फ वीडी बराबर ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस, हाँ फिर करें, फिर ए टाउ एन करते हैं, वही चीज है, फिर करेंगे उसके बाद बढ़ाना है कि नहीं है। अब देखो ये सभी में कॉमन ले लो, बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट टाउ 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम टाउ के भी मान ले रहे हैं, सभी टाउ को मिलके। अच्छा यहाँ टाउ क्या होता है, टाउ यानी इंग्लिश में कहते हैं टार्क, बल आघूर्ण। क्या होता है, बल आघूर्ण। जो किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति रहता है, जिस किसी चीज को घुमा देता है, उसे क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं। ठीक, अब यहाँ ए और सभी का मान हो जाएगा टार्क, वी डी इज इक्वल ए टार्क, ये टाउ। बहुत और टाउ को इस तरह भी लिख देते हैं टी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और कुछ लोग थोड़ा हल्का तिरछा लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। दोनों सही है, ये भी सही है, वो भी, ये भी, ठीक है। समझते रहना बात को, ये ना जान ना पाओ। टी भी लिख देंगे नॉर्मल, इस तरह भी रहेगा, टी की टांग तिरछी फैला देंगे, ये भी जो लिखो। अब देखो, अब वी डी बराबर है ए टाउ, है कि नहीं है। और वी डी बराबर ए का मान कहाँ क्या था हमारे पास, ये था कि नहीं था। अच्छा दोनों निकाल लेते, पहले मैं एक साथ कर लेता हूँ। समीकरण एक बना था अभी, सिर्फ दो बना लें इसको,
अब हमने बताया था आई बराबर क्या होता है, ए एन ई वी डी। आई बराबर यही होता है, तो वी डी बराबर यहाँ पर क्या होगा, आई अपान ए एन ई होगा कि नहीं। वी डी बराबर आई अपान ए एन ई, यानी समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में वी डी तथा ए, वी डी और ए का मान ये निकला था ना, ए का मान कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं। तो वी डी का मान क्या आया हमारे पास, आई अपान ए यानी बराबर था, बराबर हो गया। और ए का मान शायद आया था ई वी अपान एम एल, है ना। वी या ई वी वही चीज तो है, वी अपान एल एम, ई वी या वी अपान यही तो आएगा हमारे पास। और इनटू ये समीकरण इसमें वी डी का मान हमने ये रख दिया और एक मान ये रख दिया, लेकिन टाउ बच रहा है अभी ना, इनटू टाउ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर लें, हमारे पास एक फार्मूला होता है वी बराबर आई, यहाँ से आर बराबर क्या होता है, वी अपान होता है कि नहीं। अब तुम्हें कहीं ना कहीं इसमें वी भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं आई भी दिख रहा है कि नहीं। तो यानी तुम्हें बनाना है इसको पूरे को वी अपान आई। तो तुम क्या करोगी, वी को वहीं पड़ा रहने दो, आई यहाँ ऊपर था यहाँ नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बना कि नहीं है, वी अपान आई बना कि नहीं बना है। और क्या चीज है, देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, कुछ कट रहा होगा, ई नहीं, कुछ नहीं कट रहा है ना। देखो जो ये इतना हमारा मान लो हो गया वी अपान आई, अब यहाँ क्या बच रहा है, एम बच रहा है कि नहीं। एम को जो हो तुम नीचे है, यहाँ कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और क्या बच रहा है, यहाँ एल बच रहा है, एल भी ऊपर आ जाएगा। फार्मूला होता है आर बराबर रो एल अपान ए, यही तो होता है, यही हमने कहा था एल आना है हमें। और आर का मान क्या होता है, वी अपान आई रो एल अपान ए, यानी एक तरफ हमें क्या बनाना है, एल अपान ए, क्या बनाना है, एल अपान ए। एल यहाँ नीचे, यहाँ कहाँ जाएगा, ऊपर, और ए नीचे ही है। ये बना कि नहीं बना, देखो वी अपान आई इधर बन गया है, इधर एल अपान ए बन गया है, यानी अभी हमें रो की वैल्यू रो लाना है इसमें। और जितने बच रहे हैं तुम्हारे, क्या क्या बच रहे हैं, जैसे कि यहाँ बच रहे हैं तुम्हारे एम, नीचे ही रहने दो, यहाँ बच रहे हैं ए, नहीं सॉरी ए नहीं बच रहा है, एन बच रहा है, इधर ले आओ, ई कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर और एक बार टार, यही तो है, कुछ और बच रहा है। हम देखो अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्यों, हमने ये फार्मूला देखो इसीलिए इसके हेल्प दे दिया तुम लोगों को, ताकि पता रहे आर बराबर रो एल अपान ए लाना है, यानी हमारा वी अपान आई बराबर रो एल अपान ए बनना चाहिए। उससे पहले कहीं किनारे सोच लेना, तुमने वी अपान आई बना दिया, तुमने एल अपान ए बना दिया, अब रो बनाना है। तो जितनी वैल्यू बचती है सभी किसकी वैल्यू होती है, रो की वैल्यू होती है। और रो कहाँ बनाना है, एल अपान ए इधर बनाना है, इसलिए इसको थोड़ा एक मिनट, देखो ऐसी मिस्टेक हो रही थी, मिस्टेक में दोबारा ए लाइन बढ़ानी पड़ती, एल अपान ए, रो किधर बनाना है, इधर बनाना है, बनाना कि नहीं, इधर इस तरफ लेके जाओ सभी को। ये वी अपान आई हो गया, तो यहाँ क्या बच रहा था, एम, एम यहाँ नीचे, यहाँ कहाँ जाएगा, ऊपर। और क्या बच रहा है, बस इधर एम बच रहा है, अपान इधर बच रहा है एन ई का स्क्वायर टार, इतना बच रहा है। कुछ और बच क्या होती है, रो इंटू एल अपान ए इज इक्वल, इसकी वैल्यू होती है आर, यानी आर बराबर रो एल अपान ए। इसको हम सीधा लिख दें, बात तो वही है, बात तो वही है, चाहे इधर से लिखें चाहे इधर से लिखें। देखो बहुत आसान होता है, यहीं पर होता है, यहीं पर सोच में तुम लोग को सामने इंप्लीमेंट करते हैं, है कि नहीं है। तो ये हमारा आगे आर बराबर रो एल अपान ए बहुत आसानी से निकल आया है। अब तुम लोग इसको कर लो।